नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपको इस क्लास में। आज का टॉपिक है कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप, जो कि पंजाब नेशनल बैंक सब स्टाफ टू क्लोरिकल प्रमोशन के पदप्रदर्शक के स्टडी मटेरियल से हम लिए हैं। और ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से 10 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं, शुरू करते हैं। आज पर द केवाईसी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, कस्टमर में बी डिफाइंड आज a person or entity maintains a account with bank and or has a business relationship with the bank। ठीक है। आरबीआई की केवाईसी पॉलिसी के तहत कस्टमर क्या है? कोई पर्सन या फिर एंटिटी क्या करता है? एक अकाउंट मेंटेन करता है बैंक में और बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम कस्टमर बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? वन ऑन हुज बिहाफ द अकाउंट मेंटेन, जो कोई अकाउंट के नाम के बिहाफ में जो रहता है, जो कि बेनिफिशियरी हो सकता है, ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने वाला प्रोफेशनल इंटरमीडिएट हो सकता है, स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, सोलिसिटर हो सकता है, जो कि लॉ के द्वारा परमिट जो होते हैं, उसको भी हम कस्टमर बोल सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट में क्या बोला है? एनी पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच कैन पोस्ट सिग्निफिकेंट रेपुटेशनल or the risk to the bank, for example where transfer or issue a high value demand draft as single transaction, तो उसको भी हम कस्टमर कह सकते हैं। तो बैंक पैरेलेंस में क्या है? बैंक पैरेलेंस में है कस्टमर इज डिफाइंड एज ए पर्सन हु होल्ड ए डिपॉजिट अकाउंट, जिसके पास एक सेविंग अकाउंट है। किसके पास है? जिसके पास एक सेविंग अकाउंट है या फिर लोन अकाउंट है, लॉकर है, या सेफ कस्टडी का एक अकाउंट है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कस्टमर कह सकते हैं। As per the guidelines of Know Your Customer by the Reserve Bank of India, a customer can be said to be a person who has an account with the bank or has any other kind of relationship with the bank। नो योर कस्टमर केवाईसी पॉलिसी के तहत अगर किसी कस्टमर के पास बैंक में अकाउंट है या फिर वो बैंक में किसी और माध्यम से कनेक्टेड है, तो उसको हम कस्टमर कह सकते हैं। When a person become a customer, a legal relationship with created between the bank and customer। जब एक पर्सन क्या होता है, बैंक में एक अकाउंट मेंटेन करता है, तो उसको क्या होता है? डायरेक्टली एक लीगल रिलेशनशिप बन जाता है। किसके साथ? बैंक के साथ। ठीक है, तो उसको हम कस्टमर कहते हैं। कैसा कैसा मतलब बैंकर्स और कस्टमर के बीच में कौन सा रिलेशन रहता है, चलिए देखते हैं अभी। डेप्टर और क्रेडिटर। डेप्टर यानी लेनदार, क्रेडिटर यानी देनदार। जो देता है उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, जो लेता है उसको हम डेप्टर बोलते हैं। When the customer is a depositor, he is called a creditor और the bank is called a debtor। देखिए आप एक मतलब पासबुक में आप देखे होंगे, जब भी कोई सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, तो वो कस्टमर आके डिपॉजिट करता है तो लास्ट में सीआर लिखा होता है, यानी क्रेडिटर। लेकिन वही पर्सन उसके लोन अकाउंट में डिपॉजिट करता है, तो उसको वहां पे क्या रहता है? डेबिट, यानी डेब्टर। डेबिट बैलेंस इतना है, क्रेडिट बैलेंस इतना है, बोलते हैं कि नहीं हम? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो पैसा देता है उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं और जो पैसा लेता है उसको हम डेब्टर बोलते हैं। तो सेविंग अकाउंट में कस्टमर और बैंकर का रिलेशन क्या हुआ? क्रेडिटर एंड डेब्टर। अभी देखते हैं क्रेडिटर एंड डेब्टर। इफ द कस्टमर टेक ए लोन फ्रॉम द बैंक, देन ही इज कॉल्ड डेब्टर एंड द बैंक इज कॉल्ड क्रेडिटर। अभी मैंने बोला ना, लोन के टाइम पे क्या होता है? कस्टमर डेब्टर होता है और बैंक क्या होता है? क्रेडिटर। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी।
When a person deposits some money in the bank and leaves it without any order, then that person become the beneficiary and bank trustee. क्या होता है? सिंपलली द बैंक वो ड्राफ्ट इशू करता है। ड्राफ्ट के केस में क्या होता है, एक पर्सन आता है और बोलता है कि भाई आप उड़ीसा में हो और उसको चाहिए रायपुर में, तो वो क्या करता है कि एक बैंकर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट इशू करता है। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट इशू करके बोलता है कि मुझे ये रायपुर में चाहिए। तो उस टाइम में क्या होता है, बैंक क्या होता है, बैंक होता है ट्रस्टी, यानी ट्रस्ट के हिसाब से काम होता है कि हम रायपुर में भेज देंगे इसको। और कस्टमर क्या होता है, बेनिफिशियरी। ठीक है, एजेंट एंड प्रिंसिपल। When a customer deposit a check in the bank after taking payment, the bank deposit it in that person account collection of checks, then the customer become the principal and the bank is agent. जब हम चेक कलेक्शन करते हैं, अभी पीएनबी में आपका अकाउंट, आपको किसी ने चेक दिया, लोग बहुत आते हैं ना क्लियरिंग करवाने के लिए, तो क्लियरिंग में क्या होता है, चेक हम रखते हैं अदर्स बैंक का, तो इसमें क्या होता है, हम क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, आज एजेंट काम करते हैं। और कस्टमर क्या काम करता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी वो क्या होता है, वो हमको ऑर्डर देता है कि ये वाला जो चेक है, ये वाला आप कलेक्शन करके मेरे सेविंग अकाउंट या लोन अकाउंट या सीसी अकाउंट में डाल दो। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, प्रिंसिपल एंड बैंक हो जाता है एजेंट। बेली एंड बेलर। बेली एंड बेलर में क्या होता है, कस्टडी और डिपॉजिट किस सेक्टर में होता है, ये वाला होता है बेली और बेलर। क्या होता है, इफ ए पर्सन डिपॉजिट हिज गुड्स विथ द बैंक एंड द बैंक टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग दोज गुड्स। लॉकर के यहाँ पे होता है ये वाला, कुछ गुड्स गुड्स लाके क्या करता है, अगर कोई कस्टमर गुड्स लाके उसके लॉकर में रखता है तो हमारा क्या होता है, हम क्या होता है, वेली होते हैं, और वो क्या होता है, वेलर। ठीक है, लेजर एंड लेजी। व्हेन ए लॉकर इज गिवन बाय द बैंक टू ए कस्टमर, द बैंक बिकम द लेजर एंड द कस्टमर लेजी होता है। अभी देखते हैं, व्हेन डज द बैंक कस्टमर रिलेशनशिप एंड। बैंक के साथ कस्टमर का रिलेशन कब एंड होता है, कब खत्म होता है, व्हेन द कस्टमर क्लोज द अकाउंट हिमसेल्फ आफ्टर गिविंग द नोटिस। अगर उसने अकाउंट क्लोज कर दिया, ठीक है, तो बैंक के साथ उसका रिलेशन खत्म हो जाता है, तो वो और हमारा कस्टमर नहीं रहता। तो इसमें क्या होता है कि वैसी पॉलिसी के तहत बैंक से उसका रिलेशन खत्म हो जाता है। When the bank close the account after the expiry period of notice by giving notice, ये भी क्लोज में है। When the client dies, अगर कोई पर्सन मर जाता है तो भी हमारा क्या होता है, बैंकर और कस्टमर रिलेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, ये वाला नॉर्मली क्या है, जो अकाउंट क्लोज हो जाता है उसमें बैंकर और कस्टमर का रिलेशन क्या होता है, खत्म हो जाता है। अभी देखते हैं ड्यूटीज ऑफ बैंकर्स। बैंकर्स का ड्यूटी क्या है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द बैंक कस्टमर रिलेशनशिप, द बैंक हैज टू फुलफिल सम ऑब्लिगेशन टुवर्ड द कस्टमर व्हिच आर एज फॉलोज। जब बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप क्रिएट होता है तो बैंक का कुछ फर्ज बनता है कि वो कस्टमर का कुछ क्या काम इंपॉर्टेंट बेसिस से करे। जैसे हॉनरिंग चेक इशूड बाय द कस्टमर, कस्टमर को एक चेक देना पड़ता है हमें, जो कि ए बैंक इज बाउंड टू honor check issued by its customer provided the customer has sufficient fund in his account। अगर उसके अकाउंट में सफिशिएंट फंड है तो उसको चेक देना हमको मतलब क्या कंपलसरी है। और उसी चेक के तहत अगर वो कस्टमर अगर किसी को चेक दिया है तो उसको भी इश्यू करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कीपिंग द सीक्रेसी ऑफ द कस्टमर। कस्टमर का जो होता है केवाईसी, केवाईसी और बैंकर्स कस्टमर रिलेशनशिप एक्ट के तहत कस्टमर का
पूरा जानकारी किसी भी अज्ञान आदमी को या किसी भी थर्ड पार्टी को हम नहीं दे सकते, चाहे वो उसकी पत्नी हो, चाहे वो उसके पिताजी हो, चाहे वो उसका बेटा हो। उसका बैलेंस, वो कितना विड्रॉ कर रहा है, उसका मोबाइल नंबर क्या ऐड है, ये सारे हम कुछ भी क्या सिक्रेसी किसी को बता नहीं सकते। ठीक है, ये वाला पॉइंट वही है। बैंकर्स का राइट क्या क्या है? बैंकर्स क्या कर सकता है? राइट टू लीन है, राइट टू सेटअप, राइट टू अप्रोप्रिएशन। अभी देखते हैं लीन क्या है। लीन इज द राइट ऑफ द क्रेडिटर अंडर विच कैन कीप गुड्स और सिक्योरिटीज ऑफ द डेब्टर अंटिल द रिसीव द। अभी क्या होता है, हम लीन क्यों करते हैं? हम लीन इसलिए करते हैं, अगर अभी मान लीजिए एक हाउसिंग लोन है या फिर एक बाइक लोन है, ठीक है, एक हाउसिंग लोन है और ये सेविंग अकाउंट है। तो इसमें क्या होता है, डिपॉजिट आ रहा है, लेकिन इसमें वो कुछ डिपॉजिट नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, उसके सेविंग अकाउंट में हम लीन कर सकते हैं कि भाई आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है और आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, इसलिए हमने लीन किया है। जो ओवरड्यू अमाउंट है, मान लीजिए 15,000 ओवरड्यू अमाउंट, उस अमाउंट को हम लीन कर सकते हैं, डेबिट फ्रीज कर सकते हैं, और ये जब तक पेड नहीं होगा 15,000 तब तक ये लीन रहेगा। उसको लीन करते हैं। लीन कितने टाइप के? दो टाइप के, एक स्पेशल एंड जनरल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 170 द स्पेशल लीन अवेलेबल टू द बैंक ओनली फॉर वन ट्रांजेक्शन। The transaction under this entities the creditor to retain only those goods and securities respect of which the amount is payable. For example, a tailor may hold a piece of cloth brought to him to be stitched until the he is received the fee. अभी मान लीजिए क्या है, मैंने बोला ना आपको, अभी उसका अगर 15,000 है तो वही सेविंग अकाउंट में 15,000 हम लीन कर सकते हैं। 15,000 से ज्यादा लीन नहीं कर सकते। जितना ओवर ड्यू है उसके अकाउंट में उतना अमाउंट का ही हम लीन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं है, जो कि स्पेशल लीन में जाता है। और जनरल लीन में क्या जाता है? अकॉर्डिंग टू 171 जनरल लीन इज द राइट ऑफ लीन when the bank can retain the securities or goods taken by it any form until the time when all the bank's payment obligation of the customer are over. अभी ये वाला जो है इसका एनपीए हो गया, ठीक है, ये लॉस में चला गया, तो उसका क्या होता है, एक हाउसिंग लोन अगर लॉस में चला गया है तो उसका पूरा पेमेंट ना आने तक हम उसका लीन हटा नहीं सकते। ठीक है, ये जनरल लीन है। बैंकर लीन इज ऑल्सो नोन एज जनरल लीन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, जो बैंकर्स लीन है उसको हम जनरल लीन भी कर सकते हैं। कौन से एक्ट में? अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो देखते हैं लीन कैन बी इशू, कौन से तहत हम लीन इशू कर सकते हैं। When the goods and securities are given by the customer to the bank by virtual being a bank। ठीक है, अगर कोई सिक्योरिटी या गुड्स अगर वो दिया हुआ है एज ए सिक्योरिटी तो हम उसको लीन कर सकते हैं। गुड्स एंड सिक्योरिटी आर इन द नेम ऑफ द कस्टमर, उसी के कस्टमर का ही अकाउंट हम लीन कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आपका हाउसिंग लोन है, वो आपके पिताजी के अकाउंट को लीन नहीं कर सकते, आपके ही अकाउंट में लीन करना पड़ेगा। अगर आपके पिताजी के अकाउंट में लीन करे ना तो वो फंस जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द गुड्स और सिक्योरिटीज आर द पोजेशन ऑफ द बैंक एंड एनी लोन ग्रांटेड बाय द बैंक हैज बीन रिपेड एंड अदर वर येट टू बी रिपेड। ये भी है, वही मैंने बोला, द लोन टू बी रिकवर्ड शुड हैव बीन अंडर द लॉ, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव लिमिटेशन हियर। वही मैंने बोला। और अभी देखिए नेगेटिव लीन क्या है, व्हेन द गुड्स और सिक्योरिटीज रिमेन इन द ओनरशिप ऑन द कस्टमर and the customer writes to the bank that these goods or securities belong to him, there is no other charge or them and he will get permission from the bank before selling them or charge of them in future, then it is called negative lien। अभी हम हाउसिंग लोन में करते हैं ना
कि हाउसिंग लोन में क्या है, वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता विदाउट बैंक को इन्फॉर्म करके। तो इसलिए आजकल क्या होता है, हम सब रजिस्टर ऑफिस में जाके क्या करते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन करते हैं कि नहीं। तो वही वाला वो दिया है कि बैंक को कोई सिक्योरिटी या गुड्स अगर आज ए सिक्योरिटी दिया हुआ है तो विदाउट इंफॉर्मेशन वो किसी को बेच नहीं सकता। इसके लिए हम लीन करते हैं उसी अमाउंट के तहत, तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव लीन। नॉर्मली आप मान लीजिए एसआरओ जो बोलते हैं, सब रजिस्टर ऑफिस लीन जो हम करते हैं, अगर मान लीजिए एक राइस मिल है, उसका 1 करोड़ का हुआ है, ठीक है, 1 करोड़ का हुआ है, तो उसके प्रॉपर्टी के तहत हम लिखते हैं कि 1 करोड़ का हुआ है और ये 1 करोड़ तक का ये लीन रहेगा वहां पे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव लीन। राइट ऑफ सेटअप क्या है, whenever the same customer has two accounts in one or more branches of the bank, in which one is a loan account and other is a deposit account, then the bank adjusts these two accounts among themselves, then it is called the right of adjustment or right of setup। अभी रिसेंटली हुआ है, आपको पता होगा कि पहले पीएनबी एक ही था, अभी क्या हुआ है, मर्ज होके क्या हुआ है, ओबीसी और ईबीआई मर्ज हो चुका है। तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को पीएनबी में एक अकाउंट था, ओबीसी में एक अकाउंट था, ईबीआई में भी एक अकाउंट था। तो अभी मान लीजिए कि पीएनबी में एक सेविंग अकाउंट है और उसके ऊपर लोन अकाउंट भी है। तो ओबीसी में क्या है, सेविंग अकाउंट है, ईबीआई में भी सेविंग अकाउंट है। तो ये दोनों सेविंग अकाउंट को क्या करेगा, पीएनबी में जो उसका सेविंग अकाउंट है जो कि लोन अकाउंट में लिंक है, तो ये इसको मर्ज कर लेगा। इसका बैंक को राइट है, उसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ सेटअप। राइट ऑफ एप्रिसिएशन क्या है, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, debtor has to repay more than one debit of the creditor to inform in which account the amount being returned should be deposited. When a debtor who has more than one loan to repay repays some amounts to the lender, then the lender should credit the amount to the loan account as started by him. If the borrower does not specify in which account the amount should be deposited, the lender can deposit the amount in any loan account. Here, the lender first deposits the amount in the account which is given first, where the lender is required to give notice to the borrower। ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अभी देखते हैं गार्निशी ऑर्डर, ये वाला टॉपिक थोड़ा देख लीजिए। सेक्शन 60 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 provides for garnishee orders. If a debtor does not pay the amount to a creditor, then the creditor can approach the court and obtain a garnishee order of the bank। ठीक है, अगर कोई देनदार सॉरी एक लेनदार देनदार को पैसा नहीं देता है तो वो क्या, देनदार क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है और एक ऑर्डर लेके आ सकता है कि उसके अकाउंट में उसका पैसा चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम, गार्निशी ऑर्डर। जजमेंट डेब्टर क्या है, द डेब्टर ऑन हुम द ऑर्डर इज पास। देनदार के जो ऑर्डर पास करता है उसको जजमेंट डेब्टर करते हैं, क्रेडिटर को जो जजमेंट पास करता है उसको जजमेंट क्रेडिटर करते हैं। गार्निशी क्या है, द बैंक ऑन विच द ऑर्डर इज इशूड। गार्निशी किसको ये करता है, बैंक को इशू करता है, तो बैंक को जो इशू होता है उसको गार्निशी कहते हैं। गार्निशी ऑर्डर दो टाइप के हैं, एक ऑर्डर निशी और एक ऑर्डर एब्सोल्यूट। द कोर्ट आस्क फॉर ए अकाउंट एंड अमाउंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक, उसको क्या कहते हैं, उसको ऑर्डर निशी कहते हैं। अगर बैंक एक लेटर देता है, सॉरी कोर्ट एक लेटर देता है बैंक को और बोलता है कि इसके अकाउंट में कितना है हमको इन्फॉर्म चाहिए, उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर निशी। और ऑर्डर एब्सोल्यूट किसको कहते हैं, द ऑर्डर इज पास बाय द कोर्ट इन विच द अमाउंट टू बी पेड इज ऑल्सो मेंशन। अगर वो वाला जो अमाउंट अभी मान लीजिए 10,000 है, 20,000 है, बीच बीच में उसका ट्रांजेक्शन पूरा चाहिए, उसका जो पेड किया है उसका भी ट्रांजेक्शन चाहिए, लेनदार देनदार को कितना पेड किया उसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए।
तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर एब्सोल्यूट। After received a Guernsey order, the bank and customer relationship is temporarily terminated. However, even after receipt of the Guernsey order, the bank can exercise the right of set of rules. ठीक है? क्या होता है जब गार्निसी ऑर्डर इश्यू हो जाता है तो बैंक और कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है? टेम्पररी टर्मिनेटेड हो जाता है। इसमें बैंकर्स और क्या कस्टमर का और कुछ भी काम नहीं होता है, जो भी होता है कोर्ट में ही फैसला होता है। तो देख लेते हैं कौन से में एप्लीकेबल है, कौन से में एप्लीकेबल नहीं है। और डिपॉजिट अकाउंट्स में ये वाला गार्निश ऑर्डर एप्लीकेबल है। इन केस ऑफ कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट इसमें एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट क्या है? लोन है। द अकाउंट शुड बी इन द सेम नेम एंड कैपेसिटी। अकाउंट नंबर क्या है? जो अकाउंट नंबर रहता है उसके सेम पर्सन के तहत रहता होगा। ठीक है, तभी ये हो पाएगा। द ऑपरेशन इन द अकाउंट इज डन एज एन एजेंट। इसमें नहीं होगा। अगर कोई एजेंट है तो एक अकाउंट में अगर कोई एजेंट है तो ये गार्निश ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। इन क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, अगर क्रेडिट बैलेंस है कैश क्रेडिट में और ओवरड्राफ्ट में, ओडी में अगर क्रेडिट बैलेंस है तभी ये एप्लीकेबल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इन जॉइंट अकाउंट्स द ऑर्डर इज इशूड इन द नेम ऑफ वन नॉट पेड प्रोपोर्शनली, तो इसमें नहीं होगा। ठीक है। अटैचमेंट ऑर्डर क्या है? अटैचमेंट ऑर्डर अभी देख लेते हैं। द अटैचमेंट ऑर्डर इज इशूड बाय द इनकम टैक्स। तो गार्निशी ऑर्डर कौन पेमेंट करता है? सॉरी, गार्निशी ऑर्डर कौन देता है? कोर्ट देता है। और अटैचमेंट ऑर्डर कौन देता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपने कभी देखा होगा कि आपके बैंक में एक लेटर आता होगा कि इसका इनकम टैक्स इतना पेड नहीं है, थोड़ा अगर है उसका अकाउंट तो पहले ब्लॉक कीजिए और उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन दीजिए। ये वाला कौन से एक्ट में आता है? 1961 इनकम टैक्स एक्ट में आता है। सेक्शन कौन सा? सेक्शन 226(3) में। तो इसमें कौन सा एप्लीकेबल है वो भी देख लीजिए। ऑल डिपॉजिट अकाउंट्स इंक्लूडिंग एफडी एंड आरडी, क्योंकि एफडी एंड आरडी में भी टैक्स लगता है। ठीक है। द अकाउंट शुड बी इन द सेम नेम एंड कैपेसिटी। जो लेटर में आया है और आधार कार्ड या कुछ डॉक्यूमेंट नंबर दिए, अगर वो सेम है तभी ये लगता है। पे प्रोपोर्शनली टू जॉइंट अकाउंट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश क्रेडिट्स एंड ओवरड्राफ्ट, वही सेम है। इवन ऑन द अमाउंट डिपॉजिट इन फ्यूचर, अगर वो फ्यूचर में डिपॉजिट करेगा तभी भी ये रहेगा कि ये वाला इंफॉर्मेशन आप किसको देना है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना हो, डेबिट करके अमाउंट डालना है। कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं करता? इन केस ऑफ अवेलेबल बैलेंस इन शेप ऑफ कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, तो इसमें काम नहीं करेगा। द ऑपरेशन इन द अकाउंट इज डन एज एन एजेंट, अगर वो पर्सन एजेंट के तहत काम करता है किसी अकाउंट में तभी भी ये नहीं होगा। अभी देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन गार्निशी एंड अटैचमेंट ऑर्डर क्या है। इश्यूइंग अथॉरिटी कौन कौन है? कॉम्पिटेंट कोर्ट, रेवेन्यू और टैक्स अथॉरिटी। गार्निशी में कौन होता है? कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है। और अटैचमेंट में क्या कौन होता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो टैक्स कलेक्शन करता है। कौन से एक्ट में जाता है? गार्निशी ऑर्डर आता है सेक्शन 60, ऑर्डर 21, रूल्स 46। अटैचमेंट ऑर्डर सेक्शन 226 कौन से एक्ट में? इनकम टैक्स एक्ट में आता है। डिपॉजिटर कोड जजमेंट डेप्टर एससीस। बैंक कोड जजमेंट डेप्टर एसएस डेप्टर। स्टेज ऑफ ऑर्डर इन टू स्टेज इज दैट ऑर्डर नीसी एंड इश्यू ऑर्डर। इशूड एज ए पेमेंट ऑर्डर, वो डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए बोलता है। पर्सन ड्यूज ऑफ क्रेडिटर, इशूड रिकवर कौन करता है? पर्सन ड्यूज ऑफ क्रेडिटर, ड्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। रिकवर कहाँ पे होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। अमाउंट कौन सा? मे बी मेंशन स्पेसिफिकली, मोस्ट बी मेंशन स्पेसिफिकली। जो अमाउंट जो मेंशन करते हैं लेटर में वही वाला अमाउंट क्या होता है? रिकवर होता है। एप्लीकेबल टू विच अकाउंट? क्लियर अमाउंट विद द गर्निशी the time of receipt for all at the time of after or order। ये जो होता है गर्नेसी ऑर्डर में, जब ये ऑर्डर आता है तो उसी टाइम में उसको पेमेंट करना पड़ता है। और इसमें क्या है, अगर उसके अकाउंट में नहीं है पैसा तो वो डिपॉजिट करने के बाद भी ये हो जाता है। ऑल डिपॉजिट अकाउंट्स इंक्लूडिंग एफडी नॉट ड्यू, अगर एफडी ड्यू नहीं है तो ये वाला भी हो सकता है। और अटैचमेंट में
ऑल डिपॉजिट अकाउंट इंक्लूडिंग एफडी, ठीक है, ये भी नॉट ड्यू में होता है। राइट ऑफ सेटअप में अवेलेबल फॉर लॉफुल एंड ड्यू डेप्टिस, अवेलेबल फॉर लॉफुल एंड ड्यू डेप्ट्स, यहाँ पे कुछ अप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि जॉइंट अकाउंट्स में अकाउंट ऑफ ए ऑर्डर इन हिज नेम, किसी और जॉइंट अकाउंट में या फिर फार्मर अकाउंट में नहीं होता है। तो ये वाला जो है हमारा टॉपिक, ये वाला थोड़ा आप पढ़ लीजिए, इसमें 10 मार्क का आता है, मैं पहले से बोल रहा हूँ 10 मार्क का आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने के बाद आप पथदर्शक भी थोड़ा पढ़ लीजिए और कुछ नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।